जब इस शो का नाम हम लोग तय कर रहे थे तो मन में एक ख्याल आया कि शो का नाम ये क्यों ना रख दे कि देश किसने बेचा। लेकिन फिर अंतरात्मा से आवाज आई, ये देखकर भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा कि देश बेचने की बात हम कर रहे हैं। दरअसल हमारे देश को कोई बेच दे हमें अब मंजूर नहीं है। एक सच्चे देशभक्त होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते दिल से पूछिए तो ऐसा सोचना भी गुनाह है। फिर आखिर राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा आरोप क्यों लगाया? क्या भारत में डेटा सेंटर खोलने के लिए विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट देना देश बेचना है? अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना क्या देश बेचना है? या फिर यूपीए सरकार की तरफ से डब्ल्यूटीओ में अनाज की सरकारी खरीद नहीं करने का वादा करना देश बेचना है? या यूपीए के शासनकाल में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करने की कोशिश करना देश बेचना है? आज ये सवाल काफी अहम है, क्योंकि मुद्दा लोकसभा में उठा है और मुद्दा उठाने वाले कोई और नहीं, विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी है। और जवाब में भाजपा ने राहुल गांधी के हर आरोपों को निराधार करार दिया है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक नजर डालिए कि आखिर किसने क्या कहा इस मुद्दे पर। ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। तो दिस इज अ होलसेल सरेंडर एंड इट इज अ ट्रेजेडी बिकॉज इट इज अ सरेंडर नॉट जस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. The nation has been sold out. Its data has been sold. Sir, its farmers have been sold. In a turbulent world, all its software engineers have been sold out. Its small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. आज तक कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। एक अरसा हुआ कि आप नींद से जागे ही नहीं। कितना बदल गया भारत, मगर आप माने ही नहीं। बात जमी की करते हो, मगर जमी पर उतरिए तो सही। तब के मजबूर भारत से अब के मजबूत भारत की तस्वीर देखिए तो सही। झूठ बोलो और भाग जाओ, मगर जहर बुझा झूठ बोलो, यानी पहले एक झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो और फिर तुरंत विदेश की तरफ उड़ जाओ। देश को, गरीब को, किसान को बेचने वाले ये लोग हैं। ये सरेंडर करके आए, WTO में जाकर के पूरे सरेंडर करके आए हैं ये लोग। और भारत देश का, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे भारत को बेचने वाले। कोई माँ की लाडला अभी तक जन्म नहीं हुआ, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। ये सारे बयान आपने सुन लिए। अब मुख्य मुद्दा वही है कि आखिर इस तरह के आरोप लोकसभा में लगाया जाना कितना सही है, या फिर वाकई कुछ मामला इतना गंभीर है कि इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सरस पटेल साहब हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब हैं। शुरुआत में सतीश के सिंह साहब आपसे करूंगा आज मैं, क्योंकि आपने कई सारे ऐसे अपने पूरे पत्रकारिता के करियर में संसद की कार्रवाई आपने देखी होगी। इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल सरकार को घेरने के लिए, देश के बेचने जैसे शब्द का इस्तेमाल करना कितना सही मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है आमतौर पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन ये भाषा तो भारतीय जनता पार्टी की एक आम भाषा रही है। वो विपक्षियों को देशद्रोही ही समझते हैं, तो आज लगता है कि उन्हीं की भाषा में उनको लपेटा गया है। जो आज लोकसभा में सन्नाटे के बीच मुंह से राहुल गांधी का मार्शल आर्ट दिखा, तो मुझे तो यही एहसास हुआ कि सत्ता पक्ष में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। आज वो बहुत ऑफेंसिव नहीं थे वो बहुत आक्रामक। दरअसल देखिए, राजनीति तो अपनी जगह है, होती रहती है।
लफाजी चलती रहती है, लेकिन एक दो बात है जो मेरे जहन में भी आती है। मैं मानता हूं कि अमेरिका को दरकिनार करके भारत की ताकत बढ़ती नहीं है दुनिया में, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये डील इतना दिन रुका क्यों रहा? ये डील क्यों रुका रहा इतना? और अंत में ये जो डील आया, तो इससे हम क्या हासिल कर पाए हैं ये स्पष्ट करना चाहिए। दरअसल जो राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स के लिए जीसीटी प्रयोग किया, जीसीटी शब्द का, कि ग्रिप, जीसी भी है, चोक एंड टैप, ये जो शब्द है, तो क्या हमने सच में जैसे डेटा के क्षेत्र में, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में और टेक्सटाइल के क्षेत्र में, और ये डील देखिए लक्ष्मण जी, मैं भी समझता हूं कि एक यथार्थ की डील हो सकती है, लेकिन ये ना मदर ऑफ ऑल डील है ना फादर ऑफ ऑल डील है, मगर ये लगता है कि ये एक दुनिया का जो थानेदार है उसके दादागिरी की डील है। ये मुझे भी समझ में आता है, और हमें देखना होगा कि हमको क्या हासिल हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से यहाँ तक सहमत हूँ कि डील से क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हासिल हुआ, हम इस पे चर्चा करेंगे। यथार्थ के कितने करीब हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमने देश को बेच दिया, तो एक अलग सी आवाज़ निकल कर आती है अंतरात्मा से, क्योंकि ये देश वैसे खड़ा नहीं हुआ है। इस वजह से ये सवाल है। बाकी आप अर्थव्यवस्था पे चर्चा करिए, बजट भाषण थी, इस पे चर्चा करें। तीनों पार्टी के प्रवक्ता, उनके पास जाऊं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, आपने सुना पूरा भाषण? जी जी बिल्कुल सुना, अच्छे से सुना। कैसा लगा आपको? क्योंकि सतीश के सिंह साहब कह रहे हैं कि इस शब्द को बचा जा सकता था, लेकिन चूंकि जवाब देना था भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्हीं की भाषा में उनको घेरने की जरूरत पड़ी, इस वजह से इस तरह से कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। नहीं लक्ष्मण जी, देखिए, विपक्ष कठोर शब्दों का इस्तेमाल करे, आरोप प्रत्यारोप लगाए, इसमें कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत गड़बड़ है। लेकिन अगर विपक्षी नेता उन देशों का टूल बन जाए जिसके साथ भारत बार्गेन की टेबल पर है, एक लाइन बोली राहुल गांधी ने कि जब आप टेबल पर होते हैं तो आप क्या रखते हैं, वो डेटा और क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन एक तो उन्होंने बजट तक नहीं सुना, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो बात कर रहे थे और बजट तक उन्होंने नहीं सुना कि ये पहला बजट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर से लेकर रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर तक बहुत बड़ी बड़ी और गंभीरता से योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट का भी ऐलान किया गया। उसके लिए जो जरूरी कदम है वो भी उठाए गए। और भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जो किया है, पीएलआई से लेकर और अभी जो डेटा सेंटर को लेकर जो भारत सरकार की नीति है, जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, उस सब तक अमेरिका भी जब ट्रेड डील कर रहा था, उसके बीच में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेटेजिक मीटिंग होती है उसमें भारत शामिल होता है। इसके बावजूद अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होकर वो नहीं समझ पाते हैं तो ये चिंता की बात है। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो कोई बहुत विद्वान व्यक्ति समझ सकता है, हम जैसे लोग सामान्य लोग लक्ष्मण जी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने जो उनका पुराना भी हमने देखा, भारत जोड़ो यात्रा में वो बीच में कहीं बैठे थे तो कहा कि संघ से कैसे लड़ेंगे, तो पुश पुश पता नहीं क्या था वो। उसके बाद फिर वो एक उनका विदेश में जाकर उन्होंने कहा कि पुट मोटर हियर पुट मोटर देयर, वो पता नहीं क्या नया एक तरीका निकाला। राहुल गांधी कुछ दूसरे मतलब या तो बुद्धिमत्ता का कुछ श्रेष्ठ लेवल है जिसको कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है, और उस सब को लाकर वो जोड़ के कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर साबित करें। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पूछ रहे थे हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। हमारा विपक्ष ऐसा नहीं था, नहीं तो इंदिरा जी की जो छवि थी वो छवि तो कभी बनी ही नहीं पाती वो, क्योंकि वो भी पूछते कितने लोग हमारे, कितने जवान शहीद हुए, कहां कौन मर गया, कहां कौन टैंक तोप गिर गया, क्या ये सब पूछा जाता। लेकिन ऐसे नहीं पूछा विपक्ष ने। विपक्ष तो उस वक्त पूरी तरह से इंदिरा जी के साथ खड़ा रहा, हर वक्त खड़े रहे। और राहुल गांधी जब ट्रंप बोलते हैं टेबल पर बैठे हो, बार्गेन चल रहा है, ट्रंप रोज झूठ बोलते हैं, सही बोलते हैं, चार चीजें करते हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं, हमारी इकोनॉमी डेड हो गई। तो राहुल गांधी देश के लिए खतरा बन गए। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का टूल। नेता विपक्ष ने आरोप खूब लगाए होंगे, पहले भी खूब सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप चले होंगे, लेकिन कोई नेता विपक्ष वो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का टूल बन जाए, ये आज तक नहीं हुआ।
और चूंकि हम लोग सीएनबीसी की आवाज पर बात कर रहे हैं, देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल पर बात कर रहे हैं, आप लगातार उनको कवर करते हैं, मैंने आपके भी कई इंटरव्यूज और आपके कई जो डिस्पैच होते हैं वो सुने। किसी क्षेत्र में आप उस सेक्टर के लोगों से बात कीजिए, मैं जब से डील हुई है उसकी निटी-ग्रिटी पे ही देख रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि रशिया ऑयल लेना कम किया है, ये एक ऐसी बात हो सकती है, लेकिन क्या 22 के पहले रशिया का ऑयल हम लेते थे क्या ऐसे? जब डिस्काउंट हमें नहीं मिलता था, वो तो यूक्रेन से युद्ध ना होता तो रशिया के पास मार्केट होता। और जो लोग, क्योंकि यहां अच्छी डिबेट इस तरह से हो सकती है, वरना हो सकता है कभी कोई कूद पड़ता बीच में, जब डिस्काउंट मिला, जब रशिया का भी संकट है कि उसके पास तेल बेचने के लिए बाजार नहीं, तो हमने वहां से लिया। और 22 के पहले हम वो तेल नहीं खरीदते थे। फिर इसके आगे की बात अगर आ जाए तो हमारी जो यूरोपीय यूनियन से डील हुई है, इतना बड़ा मार्केट हमने टैप करने की कोशिश की, और बांग्लादेश तो बिक गया अमेरिका के सामने, उन्हीं से कॉटन खरीदेगा और उन्हीं को टेक्सटाइल कपड़े बनाकर बेचेगा, हम उनसे नहीं लेने जा रहे हैं। और जो कमाल की बात, जिस डीटीजी की बात की जा रही है, जिसको खली चारा जो समझ लीजिए मक्का से निकले, उसका कितना छोटा हिस्सा है। मतलब हमने इतनी शानदार ट्रेड डील हासिल की है। हां, अमेरिका ने भी अपने हितों को लेकर बहुत सी चीजें ठीक की हैं, लेकिन भारतीय किसानों के लिए, भारतीय पशुपालकों के लिए अमेरिकी बाजार की एक्सेस खुली है। इसको समझने की बजाय हमारे एमएसएमईज के लिए एक्सेस खुली है। हम जिस एक्सपोर्ट की बात, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसके लिए एक्सेस खुली। अच्छा, और समझदारी जरा देखिए, लोग कह रहे रशिया से तेल, रशिया कोई फ्री में तेल नहीं देता था। जब हम उससे खरीदते थे तो हमारा जो उसके साथ ट्रेड सरप्लस था, उसी में हिस्सा कम हुआ। ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मुझे लगता है बहुत शानदार डील है। राहुल गांधी बिना समझे सब ये तो बोलते रहते हैं, झूठ बोलना उनकी आदत हो गई। हाँ, बिल्कुल। दरअसल चूंकि मैं सोच रहा था एक जेनेरिक सवाल पे आप लोगों से बातचीत शुरू करूंगा, फिर स्पेसिफिक पे आऊंगा, लेकिन चूंकि आपने हर्षवर्धन जी स्पेसिफिक से पे आ ही गए, तो मैं यहीं से उठाता हूं। सरस पटेल जी के पास जाऊंगा। विजय शर्मा साहब और आनंद दुबे साहब, थोड़ा सा आपको इंतजार करवा रहा हूं। सरस पटेल साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चूंकि आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं, युवा हैं, कि रशिया के साथ तेल नहीं खरीदने का वादा भारत ने किया। ये भारत ने तो कहा नहीं, ये कहा है अमेरिका ने, और अमेरिका ने अभी नहीं कहा। अमेरिका ने अभी कहा, इससे पहले 3 बार कह चुका है। उसकी बातों को लेकर के ये कहना है कि हमने देश बेच दिया, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ समझौता कर दिया, उसके अप्रोच को, उसकी बातों को बढ़ावा देना कितना सही है? लक्ष्मण जी, आई थिंक आप ये रिस्पेक्ट करेंगे कि मैं पेशेंटली हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात सुन रहा था। तो पहले मैं अपना एक ओपनिंग कमेंट दूंगा और फिर मैं आपने जो एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो राहुल जी ने आज सच में, अगर आप संसद में उनकी स्पीच देखेंगे तो एक राजनीतिक नेता की तरह नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन की तरह बोला है। उन्होंने सरकार को खुद का इकोनॉमिक सर्वे दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस की स्ट्रेंथ है, हमारे पास एग्रीकल्चर स्केल है, हमारे पास डेटा है, और ये सारे लेवरेज है जो हमारी नेगोशिएटिंग स्ट्रेंथ है। तो जब भारत के पास इतनी बार्गेनिंग पावर है तो सरकार के द्वारा ऐसा इकोनॉमिक सरेंडर क्यों किया जा रहा है? इस डील में सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, हमारे एमएसएमईज का और हमारे फ्यूचर का। पटेल जी, भारत एक किसानों को नुकसान कैसे हुआ, समझाइए जरा, समझाइए किसानों को नुकसान कैसे हुआ? मैं आपके सारे हमारा बिजनेस चैनल, भारत एक सॉवरेन देश एक एक करके बताइए। तो फिर ऐसा क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप हमें बताएगा कि भारत तेल कहां से लेगा और कहां से नहीं लेगा? तो असल में जो देश पिछले 11 साल से पीआर की तरफ से, अगर आप इंटरप्ट करेंगे लक्ष्मण जी तो मैं मानता हूं कि आप नहीं, सरस पटेल साहब, आप हमारे शो में पहली बार आए हैं, मुझे जहां तक याद है। हमारे शो में आप के जब बोलेंगे तो कोई नहीं बोलता प्रवक्ता ना, तो आपको बोलने की इजाजत होती जब कोई दूसरा बोलता है। लेकिन जी बिल्कुल, और ये मैंने रिस्पेक्ट किया। वन साइडेड स्पीच नहीं देना, स्पीच तो हम लोगों ने चैनल पे दिखाया है। मेरा स्पेसिफिक सवाल है, चूंकि आपने कहा किसानों के साथ समझौता किया और आपने कहा कि रशिया से तेल खरीदने का भारत ने नहीं खरीदेगा, ये अमेरिका कौन होता है तय करने वाला? अमेरिका ने कैसे तय कर दिया कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा? वो अमेरिका ने तय कर दिया क्योंकि जिस दिन हमारे, बताइए। हाँ, अमेरिका ने ये तय कर दिया और भारत ने ये
क्यों ये सवाल उठ रहा है कि जिस दिन इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट हमारा एक स्टेटमेंट आया यहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा, फिर उन्होंने उसी वक्त पार्लियामेंट में बोला और वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी द्वारा, वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा जब ये स्टेटमेंट आया, तब मैं आपके पास आ रहा हूं, नहीं लक्ष्मण जी आप पहले बात सुन लीजिए, पहले एक बात सुन लीजिए कि जैसे ही ये इंटरिम स्टेटमेंट आया, उसी के बाद एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन होकर पब्लिक डोमेन में आया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 232, जिसमें ये लिखा गया है कि ये यूएस ऑफिशियल्स भारत को का ट्रेड मॉनिटर करेंगे और अगर भारत कहीं और से तेल लेगा, रशियन या ईरानियन ऑयल लेगा, तो भारत पर ये 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इससे इश्यू किया गया। अगर ऐसा भारत का इंटेंशन नहीं है तो हमने क्यों डिमार्च नहीं दिया अमेरिकन एम्बेसडर को, हमने क्यों इसका पुरजोर विरोध नहीं किया कि अगर आप हमसे इस धमकी भरी भाषा में बात करेंगे तो भारत आपसे कोई डील नहीं करेगा। और मैं आपकी बात से सहमत हूं, भारत कोई डील का मोहताज नहीं है। भारत 1970 में जब हमारे क्राइसिस थे, कोल्ड वॉर थी, तब दोनों की महासत्ता की आंखों में आंखें डाल कर डील करते थे। हाँ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसकी बात आप कर रहे हैं वो ट्रेड डील का हिस्सा नहीं, आपने ही बता दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने के बाद जो रशिया से तेल नहीं खरीदने वाली बात थी, उसके आने के बाद ही जो है विदेश सचिव का बयान आया कि भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे तेल नहीं खरीदेगा, ये एक कमर्शियल डिसीजन होता है। पहली बात तो एक भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई। अब भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, ये पहली बार यूएस ने स्टेटमेंट नहीं दिया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, उससे पहले उनके विदेश सचिव ने स्टेटमेंट, कॉमर्स सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया है, कई बार स्टेटमेंट देते रहे। वो अपना फेस सेविंग के लिए इंटरनल कुछ कर रहे होंगे। साझा बयान में हमने तो स्वीकार नहीं किया कि हमने माना कि हम नहीं खरीदेंगे, हमने कहा कि कमर्शियल डिसीजन है, कमर्शियल डिसीजन के हिसाब से हम चलेंगे। फिर आपके पास आऊंगा दूसरा सवाल लेकर के, लेकिन इसमें विजय शर्मा जी आपका टेक, इस पे सफाई क्यों नहीं ज्यादा ठोस तरीके से, सारे जो सवाल बार बार उठ रहा है। विजय शर्मा साहब, आवाज आ रही मेरी? जी 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 बताइए, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। जी जी बताइए। मैंने कहा कि इस पे जो रशिया से तेल खरीदने के वाले मामले पर जो बार बार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है कि इसमें और कोई ठोस सफाई या जवाब देने की जरूरत है? लक्ष्मण जी, सर्वविदित है हम अपने कहां से हमें सस्ता होगा, देश हित में कहां से तेल लेना जरूरी है, हम वहां से तेल खरीदते हैं। आपने देखा होगा 1 से 2% रशिया से हम तेल इंपोर्ट करते थे जब रशियन और यूक्रेनी आपस में नहीं भिड़ रहे थे। जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी और रशिया ने हमारे को डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, तो क्यों ना खरीदे हम। और आपको भी, क्योंकि आप बिजनेस चैनल के ऊपर बैठते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका लगातार हमारे ऊपर प्रेशर डालता रहा कि आप इनसे तेल मत खरीदो, लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि देश हित में जो जरूरी है हम वो कार्य करते हैं। आज क्योंकि विश्व में आप देखेंगे कि कच्चे तेल के रेट जो है वो उस वहां पर नहीं है जो उस दिन शुरू हुआ था, युद्ध शुरू हुआ था। आज काफी कम आ चुके हैं। आपके पास तो मेरे ख्याल से हर मिनट की जानकारी होती है, तो आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमारा अब दूसरा है, हम वेनेजुएला से हम तेल खरीदेंगे। आपको पता होगी कि जामनगर में जो हमारी रिफाइनरी है वो पहले से वेनेजुएला से तेल खरीदती है और वो तेल जो है बड़ा गाढ़ा होता है, उसके विशेष यंत्र लगते हैं, विशेष यंत्र यहाँ लगे हुए हैं। तो हम किसी के दबाव में, कोई देश क्या बोलता है, हमने हर तरह से अपने देश के हित को देखना है। दूसरा मैं बता दूं, आपने देखा होगा अभी एक फैक्ट शीट आई है, इन्होंने कितने तरीके से एक नैरेटिव चलाने की, झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि कृषि क्षेत्र को उजाड़ दिया गया है, किसानों के साथ बड़ा अत्याचार कर दिया गया है। अब धीरे धीरे सारी जो तस्वीर थी वो साफ होती जा रही है और बाकायदा व्हाइट हाउस से रिलीज हुआ है ये, उसमें बता दिया गया कि हमारा किसी तरह से कोई भी सेक्टर, चाहे कृषि हो चाहे पशुपालन हो, नहीं खोला गया है। और इनके राज में तो जीएम सीट्स किस तरह से खोली गई थी, जब बीजेपी ने ही विरोध किया था तब रोका गया था। तो इस तरह की ये बातें ना करें। और राहुल गांधी जी, नहीं, मैं एक सवाल फिर से आपसे पूछूं विजय जी, फिर मैं जाऊंगा आनंद दुबे जी के पास। मैं एक सवाल और आपसे पूछूं कि जिस डंके की चोट पर
ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भारत ने हमें कहा है कि जी हम तेल नहीं खरीदेंगे। जिस डंके की चोट पर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके, व्हाइट हाउस की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके ये कह रहा है कि हमने इसलिए 25% टैरिफ हटाया है क्योंकि भारत ने प्रॉमिस किया है कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। उस डंके की चोट पर उसका खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है? लक्ष्मण जी, नहीं जब किया सकता? डिप्लोमेसी में ऐसा ही नहीं है। नहीं लक्ष्मण जी, देखिए हम जिम्मेवार देश हैं। हम कभी इस तरह की प्रतिक्रिया, ऐसी तू मैं की प्रतिक्रिया आपने कब देखा है? मोदी जी का इस तरह के बयान देना, किसी देश ने कुछ हल्की बातें की हो? हम नहीं जाना चाहते, हम रिजल्ट में विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा 8 महीने पहले भी ट्रंप साहब ने यही बोला था, 6 महीने पहले भी यही बोला था कि भारत ने तेल लेना बंद कर दिया, तेल लेना बंद कर देगा, तेल लेना कम कर दिया है। हमने कभी परवाह नहीं की। हम अपने देश की परवाह करते हैं, 140 करोड़ लोगों की परवाह करते हैं। हम देश हित में फैसला लेते हैं और वो हमने दिखा दिया है, ट्रेड डील में दिखा दिया, ईयू के साथ हो या हमारी पक्ष है। ये एक पॉइंट है चूंकि बार बार जो डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि भारत ने उनके शब्दों में उसी लहजे में जवाब ना देकर के एक बहुत ही परिपक्व डिप्लोमेसी का एक उदाहरण दिया है। ये बार बार लोग कह रहे हैं, जो पॉइंट आपने उठाया है। ऐसा करते हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़ा ही पेशेंस के साथ ये सुन रहे थे। आनंद दुबे साहब, 2 सवाल आपसे पूछूंगा। पहला कि आज जिस लहजे में, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने कि देश बेच दिया गया, एक बार नहीं कई बार ये बातें कही गई, एक देशभक्त भारत के नागरिक होने के नाते आपको भी थोड़ा सा दुख हुआ क्या? लक्ष्मण जी नमस्ते। हो सकता है कि राहुल गांधी जी का लहजा पसंद न आ रहा हो सकता है कि राहुल गांधी जी के कहने का तरीका कुछ और रहा हो सकता है कि उनका पहले मेरा सवाल, आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको दुख हुआ को नहीं हुआ, ये बताइए। नहीं, पहले मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक वही कह रहा हूँ कि देश को न कोई बेच सकता है और न तो किसी की औकात है कोई खरीद सकता है। मैं वही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी कहना क्या चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी देशभक्त अपने आप को बताती है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देशभक्त बताती है, शिवसेना, आप, मैं, हम सब देशभक्त हैं। एक देशभक्त दूसरे देशभक्त से सदन में अगर एक सवाल पूछ रहा है, आपका चूंकि एक बिजनेस चैनल है तो मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि ट्रेड मतलब व्यापार होता है और डील मतलब सौदा होता है। गांव की भाषा में कहें तो व्यापार और सौदा तब सार्थक माना जाता है जब उसमें कुछ मुनाफा हो, वरना लोग कहते हैं गांव में, ग्रामीण भागों में जब किसान सौदा करने जाता है शहरों में तो कहता है कि आज का सौदा बहुत अच्छा रहा, कभी कहता है आज का सौदा निराशाजनक रहा। राहुल गांधी जी बस इतना ही पूछना चाह रहे हैं। ये बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछ सकते हैं, ये बात तो चिट्ठी लिखकर भी पूछ सकते हैं, लेकिन चूंकि एक साधन संसाधन मिला है इस देश में जिसे संसद भवन कहते हैं, वो खड़े होकर यही पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से और सरकार से कि 6 महीना पहले अमेरिका हम पे जिस चीज़ों के लिए 3-4% टैक्स लगाता था वो अब पहले 50% करता है, फिर कहता है इसे 100 भी कर सकता हूँ, फिर कहता है कि नहीं अब मैं 25 करूँगा। एक बात बताइए, जब हम कोई सौदा करते हैं, कोई व्यापार करते हैं किसी के साथ, तो वो समानता पर होना चाहिए, उसमें एक दूसरे की बराबरी होनी चाहिए, तभी तो कुछ मुनाफा हमें और कुछ मुनाफा उसे मिलेगा। अगर एक तरफा मुनाफा सामने वाले को मिल रहा है तो ये डील नहीं है, ये समझौता है, ये एक प्रकार का समर्पण है। हम बार बार कह रहे हैं कि दोनों तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वहां के जो विदेश मंत्री हों, यहाँ के जो विदेश मंत्री हों, या वहां के जो इन विषयों के जानकार हों, यहाँ के जो जानकार हों, वो बैठकर बताएं कि एक ट्रेड डील हुई है, इस ट्रेड डील में ये 1 से 10 चीज है। सुनिए लक्ष्मण जी, 1 मिनट, एक मैं पूरा कर लूं, 5 सेकंड। ये 10 चीज है, ये 10 चीज है, ये हमें 10 चीज दे रहे हैं इन रियायतों में, हम इन्हें 10 चीज दे रहे हैं इन रियायतों में, उसका फिर लोग मूल्यांकन करें। इस देश की जनता के पास इतना विवेक बुद्धि है लक्ष्मण जी कि मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन अगर एक तरफ आप ये कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरी तरफ उसी डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन करने के लिए बार बार उसी के पास झुकना पड़े, तो ये दोनों तर्क को लोग समझ नहीं पाएंगे। यही बस कहना है। आपकी बातों को थोड़ा सा मैं आपकी बातों को संक्षिप्त रखूं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता चुका, बड़ा ही कन्विंसिंग तरीके से बोलते हैं, इसी वजह से मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा कि जब डील और सौदा की बात करते हैं, जैसे कि इस पैनल में आप 5 लोग बैठे हुए हैं, हम अगले 6 महीने तक कहें कि आपको जो सामान देना है दीजिए, हमको कोई दिक्कत है, हमारा भी सामान लीजिए, हम
6 महीने बाद कहे कि नहीं जी अब आप लोग सामान दीजिएगा तो हम इस पर टैक्स लगाएंगे, हम 6 लोगों पर कह रहे हैं, 5 लोगों पर कह रहे हैं, तो हम किसी एक को तो सरेंडर नहीं करवा रहे हैं ना, हम दुनिया के हर देशों को ट्रंप ने कहा जी आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी, अब तक हम फ्री माने थे, तो उसका अपना विवेकाधिकार है। अच्छा, अब इस पर मुझे 5 सेकंड, इस पर मुझे 5 सेकंड, नहीं, इस पर 5 सेकंड। आपने बहुत अच्छा सवाल, नहीं एक मिनट, इसको ब्रेक करेंगे नहीं तो नहीं, जनता को नहीं समझेगा। ठीक है बोलिए, ठीक है बोलिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई पहले मैं कुछ और टैक्स लगाता था, अब मैं 5 पे कुछ और लगाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, ठीक है, हम भी 5 पे वैसे ही लगाएंगे। हमने क्या लगाया उन 5 पर? अगर उन्होंने अपना बदला है तो हमने क्या बदला है? ठीक है, बिल्कुल, या तो हम कमजोर हुए, हम कमजोर हुए, हम झुक गए, और या तो फिर हम समान है आंखों में आके डाल के बात करेंगे। नहीं, यहां तक आप सही थे। आप कह रहे कमजोर हुए, झुक गए, इसको लेकर मैं सहमत नहीं हूं। जब हर देश का, हमारे देश में तो हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने देश की सॉवरेनिटी का राइट यूज कर रहा है, वो ड्यूटी लगा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप चूंकि हमें ही भेजना है, ऐसा तो नहीं हम बिल्कुल अपने एक ब्रैकेट में बंद रहेंगे, अपने गड्ढे में बैठे रहेंगे। जो जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो है, हमें तो अपना सामान भेजना है, हमें भी अपने एक्सपोर्टर को ध्यान में रखना है, तो ऐसा तो नहीं कि हम नहीं भेजेंगे सामान, ठीक है अपना ड्यूटी लगी हम छोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम। नहीं और भेजेंगे, कम हुई, हम भेजेंगे, भी देखा, हम आपको टैक्स भी देंगे 18%। नहीं, हम आपको 18% टैक्स देंगे, बदले में जब आप कुछ भेजेंगे तो हम भी 18 लगा देंगे। नहीं, आनंद दुबे जी, बाकी दुनिया को जब आप भेज रहे हैं तो हमारे जो भी कॉम्पिटिटर देश है, सब पर यूएस हमसे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, हम पे कम लगा रहा है, तो ये आपको नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा लगा क्यों रहा है ये बताइए। पहले तो 2% था, अरे भाई 2% तब था, सिर्फ हमें पे थोड़ी लगा रहा है, सबको लगा रहा है, उसका अपनी राइट है, हम उसमें ही बार्गेन करके हम अपने सबसे कम पर ले आए। तो मुझे लगता है कि ये एक तरफा वही तो देखना होगा। खैर, लेकिन आपने बात आ रही है कि पॉइंट रखा, मैं ये बात आ रही है कि जब करनी चाहिए वो कौन है, दूसरी बात, मतलब वो कौन मताधीश है, दूसरी बात आपने कही कौन है, दूसरी बात आपने कही कि दोनों लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। साझा बयान आ गया, साझा बयान के बाद उद्योग वाणिज्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू कई सारे आए, सारी चीज सफाई आ गई, उद्योग वाणिज्य मंत्री के बयान आ गए, वो भी सफाई आ गई, वहां तक तो सही था। अब उसमें किस तरह की सफाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सतीश के सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एक चीज और यहाँ पे कहा गया कि राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि जो हमारी जनसंख्या है, आबादी है, वो हमारी मजबूती है, हम उस मजबूती को के सहारे हम ट्रेड डील नहीं कर पाए, हमने उस मजबूती को ही बेच दिया, हमने जिस तरह से डेटा से को बेचा, ये दरअसल देश बेचने के समान है। इसमें कितना दम है इस दलील में? देखिए, राहुल गांधी ने क्या कहा मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ये बात तो सही है कि जो अपनी मजबूती रहती है। मैं स्पेसिफिक सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब जनरिक पॉलिटिकल डिबेट तू में तो बहुत जगह होती रहेगी, लेकिन चूंकि बिजनेस चैनल ना, आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, बहुत होमवर्क करके आए हुए हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ मैं सुनिए ना, तो आप नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी देश अपनी मजबूती पर खेलता है, मजबूती पर खेलता है, और अमेरिका को दुनिया का दादा बना रहना, ये मैं भी जानता हूं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो भारत उसकी जरूरत है, क्योंकि हमारे यहां डेमोग्राफी बहुत है, मतलब पॉपुलेशन बहुत है, तो ये हमारी ताकत है। तो उसको हमें नेगोशिएशन में ये जरूर बहुत उचित समझना चाहिए था, उसका उपयोग करना चाहिए था। बात ये तो मेरा जवाब रहा। मेरे 2 सवाल 2-3 हैं, तो आप सुनना पड़ेगा आपको। पहला तो ये बताइए, सुनूंगा, कि जब हमारी मजबूत, हाँ, तो ये तेल के लिए मॉनिटरिंग ग्रुप करेगा क्या थानेदार? पहली बात। दूसरा, मुझे बताइए कि 24 घंटा पहले तक दाल आने वाला था, दाल, कुछ किस्म की दालें, अचानक सुबह से दाल गायब हो गया, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं वो दादागिरी तो नहीं कर रहा है? मेरा ये कहना है, मुझे कैटेगोरिकल पूरा एकदम स्पष्ट रूप से जवाब चाहिए भारत सरकार से कि जी हाँ, रूस हमारा पुराना दोस्त रहा है। सुनिए, हाँ बताइए सतीश सर, दोनों सवालों का रूस हमारा जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं पार्टी नहीं बनना चाहता हूं इसमें। हर्षवर्धन जी से कहता हूं, हर्षवर्धन जी दोनों सवालों का जवाब दीजिए, अगर कहीं नहीं, मुझे एक बात और बोलना है, एक नहीं, आप मेरा एक बात और सुन लीजिए। देखिए, हाँ बिल्कुल बोलिए। जब पक्ष विपक्ष देश में रहता है, पक्ष विपक्ष देश में रहता है, और जब किसी दुनिया दूसरे वाले से अगर नेगोशिएशन होता है, तो अपने विपक्ष को
अपना एक दुश्मन नहीं मानना चाहिए। पहली बात, अगर आप जो है टूल कहेंगे, वो उसका एजेंट कहेंगे, तो इससे और आप कमजोर होते। इस चीज को समझिए, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आप बात समझिए। ठीक है, तीन बातें आपने कह दी, तीन बातें आपने कह दी। उपनिवेश के रूप में आपको ट्रीट करेगा, उपनिवेश के रूप में। हाँ, विपक्ष की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस वाले मुद्दे पे मैं जो शर्मा साहब हैं बीजेपी प्रवक्ता, उनके पास जाऊंगा, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, दो सवाल जो शुरू के इन्होंने पूछे उसका जवाब दीजिए आप। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी को कोई टूल के तौर पर चाहता नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर ट्रंप डेड इकोनॉमी कहें और राहुल गांधी संसद के बाहर कहें, तो मैं तो उम्मीद करता था कि सतीश जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहते कि इस तरह की नासमझी की बातें कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं करता, क्यों राहुल गांधी ऐसी हल्की बातें करते, लेकिन नहीं बोल पा रहे सतीश जी, पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रहे। लगता है कभी कभी बड़ा रेशनल बोलते हैं, लेकिन ये बोल ही नहीं पा रहे। अब दूसरी बात मैं बोल देता हूँ, जवाब दे सकता हूँ, तीनों का जवाब सर, मैं तीनों का जवाब दे देता हूं। सतीश जवाब देना चाहता, सुन लीजिए, सतीश जवाब देना चाहता है, आपको सुन लीजिए। सतीश जी जवाब दे दीजिए, सतीश जवाब दीजिए, हर्षवर्धन जी को जवाब दीजिए। देखिए, अरे जिस व्यक्ति ने डेड इकोनॉमी बताया है ना, वही आज आपको बहुत तरह का एक सहायता भी दे रहा। आज क्या कहा राहुल गांधी ने, बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जानता हूं कि मोदी समेत कोई ऐसा डील नहीं करेगा, न हुआ है, न कोई आगे का प्रधानमंत्री करेगा। यह भी बात उन्होंने बोला, और बात जब ये बोला है तो वो एक प्रकार का सरकार का समर्थन होता है। तो आप उसको डेड इकोनॉमी वाली बात पे पीछे चले जाइएगा तो बहुत तरह की बात हो जाएगी, बहुत तरह की बात हो जाएगी। विदेशों में भारत को लेके किस व्यक्ति ने क्या क्या बयान दिए हैं उनका भी बोलिए ना। आप ही से हम उम्मीद करते हैं कि विदेश की धरती पर भारत के उच्चतम लोगों ने क्या क्या बयान दिया है। नहीं सर, सतीश जी, आपने एक तो पहले मतलब या तो राहुल जी को ठीक से नहीं सुना, आपने बोल दिया कि उन्होंने मदद की है। राहुल गांधी ने कहा कि कोई प्रधानमंत्री न ऐसा कर सकता है न करेगा, लेकिन आपकी कोई कमजोर नस दबी है इसलिए आपने कर दिया। तो सर पहले तो तथ्य, मतलब मुझे लगता है आपसे मिस हो गया शायद देखने में। मैंने सुना, अरे भाई मैंने सुना। तो तब आप कैसे ये बोल गए? तब तो अगर आपने सुना तो फिर वही बात बोलनी चाहिए थी ना। राहुल गांधी आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात बोल गए। डेड इकोनॉमी बोलना, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को ट्रंप का तो समझ में आता है, वो बार्गेन टेबल पर था, वो तो दबाव बना रहा था। नेता विपक्ष क्यों ट्रंप का हथियार बन रहे थे, ये सवाल है ना। और दूसरा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि भारत की सोवरेनिटी पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क करेगा तो उसका हम जवाब देंगे, लेकिन जो अमेरिका की ताकत है, आज चाइना 102 लाख करोड़ इतने के ट्रेड सरप्लस में है, और वो कहां से है? अमेरिकी कंपनियों को अपने यहां से उत्पादन करके दुनिया का वो एक्सपोर्ट हब बन गया। अब जरा एक छोटा सा आंकड़ा, और अच्छा हुआ आज ये बहस है, थोड़ा इतर है लेकिन उसको मैं बता देना चाहता हूं। 2004-5 में चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट सिर्फ $2 बिलियन का था, और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में, सतीश जी ध्यान से सुनिएगा, डेटा वाली बात है, राहुल गांधी आज डेटा कर रहे थे, आप लोग खुश बहुत हुए थे, 48.4। आपको भी खुश होना चाहिए। अरे मैं हर्षवर्धन जी कह रहा हूं, जो बोल रहे हैं उस पर आपको भी खुश होना चाहिए। बात है सर, ऐसे न करिए, ये ठीक नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा उसके बाद। $2 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट 2004-5 में, यानी जब अटल जी की सरकार गई और मनमोहन सिंह 10 साल रहे, तो लगभग $49 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर दिया। 10 सालों में इस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, पॉलिसी पैरालिसिस की इंतहा कर दी। आज ट्रेड डिफिसिट $99 बिलियन पर है, रिकॉर्ड हाई है। लेकिन अगर आप उसकी तुलना करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि उन 10 सालों में देश को गड्ढे में डाल दिया गया। हमारा कोई बाजार नहीं तैयार हो पाया, हमारी कोई कंपनी नहीं तैयार हो पाई, और आज जो आप पीएलआई स्कीम देख रहे हैं, उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट की जो डायनेमिक्स है उसमें कहीं खड़े हैं। हम जो चाइना +1 की पॉलिसी है उसमें कहीं खड़े हैं, और यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, जीसीसी के 6 बड़े देश, उनके साथ जो हमने समझौते किए हैं उसका असर आने वाले समय में दिखेगा। ये कमाल का काम किया भारत की सरकार। हर्षवर्धन जी, दरअसल मैं आलोचना की आलोचना नहीं करता हूं, आलोचना होनी चाहिए, तथ्यों के साथ आलोचना हो।
हाँ, तथ्यों के साथ आलोचना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता। सतीश के सिंह साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और राहुल गांधी जी ने भी जो कहा वो दरअसल फैक्ट के साथ मुझे लगता है छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब दाल की बात आपने कही तो बड़ा आश्चर्य लगा कि राहुल गांधी शाम में भाषण दे रहे थे लोकसभा में और सुबह भारत समय के हिसाब से सुबह 6 बजे उनका रिवाइज्ड फैक्ट शीट आता है व्हाइट हाउस का, उसमें से दाल हटा दिया जाता है। दाल जोड़ा भी व्हाइट हाउस ने, दाल हटाया भी व्हाइट हाउस ने, तो भाई उसमें हम क्या करें? उसको लेकर के आप इसमें चढ़ने की जरूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। सर पटेल साहब, नहीं, फैक्ट के साथ आलोचना क्यों नहीं किया मतलब ये हुआ लक्ष्मण जी की मोदी के दबाव में ट्रंप को दाल हटाना पड़ा, तब तो इसका मतलब लक्ष्मण जी, तो आप कह लीजिए, मैं नहीं कहूंगा। आपने वही नर्व्स पे हाथ रखी जो राहुल जी ने भी नर्व्स पे हाथ रखी। मुझे आप 3-4 बातें करने का मौका देंगे, मैं पेशेंटली सुन रहा था। तो ये जो आपने कहा कि भाई ऐड भी अमेरिका कर रहा था और रिमूव भी अमेरिका कर रहा है, यही तो प्रॉब्लम है कि भारत इक्वली क्यों उनसे नेगोशिएट नहीं कर रहा है। अमेरिका के मन में जो आता है वो फैक्ट शीट में डाल दिया जाता है और पीयूष गोयल साहब उसको नेक्स्ट डे आकर हिस्टोरिक कहने लगते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है रशियन ऑयल के बारे में तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता है, जयशंकर जी से पूछो। उनको पूछा जाता है एग्रीकल्चर के बारे में तो वो कहते हैं कि आप शिवराज सिंह चौहान जी से पूछो। जब उन दोनों मंत्रियों को पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई ये हिस्टोरिक डील पीयूष गोयल जी लीड कर रहे हैं, आप उनसे पूछो। तो प्रॉब्लम ही यही है कि सब कुछ अगर व्हाइट हाउस डिसाइड कर रहा है तो इसमें भारत का हित कैसे सिक्योर होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार आपके चैनल्स पे और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के द्वारा भी कहा गया कि पूरे नेबरहुड में हमारे पर सबसे लोएस्ट टैरिफ लगा है। तो भाई हमारे नेबरहुड में तो बांग्लादेश पर 24% था, अब 19% हो गया है जब उन्होंने कल डील साइन की। पाकिस्तान पे पहले से 19% लगता था। लेकिन ये मैं मानूंगा कि क्या हमारी बराबरी या क्या हमारा मुकाबला बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ होगा? 1.4 बिलियन लोगों के मार्केट का मुकाबला हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से करेंगे? इसमें भी एक तथ्य ये छुपा है कि इन दोनों देशों को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को, एक सिस्टम है यूएस का, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें उनको 5% कंसेशन दिया जाता है। वो कंसेशन उनको 19% पर भी मिलेगा। तो अफेक्टिव टैरिफ का जो रेट है उन पर वो सिर्फ 14% रहेगा, हमारे पर 18% रहेगा। तो ये कैसे बराबरी की डील हुई? तीसरी बात जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कही कि भाई अमेरिका स्ट्रांग है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। 1971 में भी अमेरिका स्ट्रांग था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने रिचर्ड निक्सन की आंखों में आंखें डालकर और हेनरी किसिंजर को यह कहा कि अगर आप हमारे इंटरनल मुद्दों में मेडल करेंगे तो हम आपकी एक नहीं सुनेंगे और भारत वो करेगा जो भारत हमेशा करता आया है, जो भारत के हित में और देश की सुरक्षा के हित में होगा, भारत वही करेगा। और हमारी आर्मी ने वहां जाकर बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए। डिस्कशन की स्टार्टिंग में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने जिक्र उठाया। ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या 1965 की बात हो, टेंजेबल बेनिफिट्स जो थे देश को दिखे। देश को 1965 में दिखा कि किस तरह से हमारी आर्मी टैंक्स 17 किलोमीटर दूर थी लाहौर के। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ विपक्ष चाहे खड़ा था या नहीं खड़ा था, लेकिन हमारी आर्मी वहां खड़ी थी। अमेरिका रोकता रहा, रूस रोकता रहा, लेकिन हम रुके नहीं। और यहाँ पर क्यों 3 दिन के भीतर हमें अमेरिका की ये बात माननी पड़ी और ट्रंप आकर ये कहता है कि हमने ट्रेड डील का बहाना यूज किया और भारत को सीज फायर करने के लिए मजबूर किया। हमारी आर्मी चीफ भी ये कहती है कि अगर हमें 2 दिन और मिलते तो हम और तगड़ा सबक पाकिस्तान को। तो ये क्यों बराबर आप अपनी बातों का जवाब ले लीजिए। आप सरस पटेल साहब अपनी बातों का जवाब ले लीजिए। विजय शर्मा साहब जवाब देना चाहते हैं। विजय शर्मा साहब, 2-3 बातें की हैं इन्होंने। 71 के युद्ध की बात की है। अरे भाई, जनरल मानेक साहब ने भी बोला था कि हम युद्ध के मैदान में जीत गए थे, टेबल पार के हार गए थे। हमारे 68 फौजी हम छुटा नहीं पाए, हमने 90,000 फौजी छोड़ दिए उनके। दूसरा सुनिए आप, 1968 में हमारी 828 वर्ग किलोमीटर जो रनकच्छ का क्षेत्र है गुजरात में, वो पाकिस्तान को सौंप दिया आपने। क्या बातें कर रहे हो आप? आप दूसरी बातें करते हो इस तरह की, तो उसका जवाब भी रखिए। नटवर सिंह के बारे में क्या बोला सोनिया गांधी ने कि मेरे पास यूएस प्रेशर है।
मैं आपको विदेश मंत्री नहीं बना सकती। ये नटवर सिंह की किताब है, जो गांधी फैमिली के बेहद करीबी थे। ये होता है प्रेशर। तो प्रेशर श्रीमान जी देख लीजिए कहाँ है। आप बताइए मुझे, इंडियन वाटर ट्रीटी 80% पाकिस्तान को पानी दे दिया गया। ये होती है कहीं किसी तरह की वो देश हित में बात है? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो आपने देश हित के साथ हमेशा समझौता किया। जनरल जे सिंह को भूल गए, जिन्होंने कहा था कि मैंने बचाया था, आप पाकिस्तान को देना चाह रहे थे। मैं आपके बीच में नहीं बोला। यूएस आपको कोई एश्योरेंस ना दे, चुप कराइए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। विजय शर्मा जी को बोलने दीजिए, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। विजय शर्मा जी को बोलने मैं दीजिए। तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, सीआईए से पैसे लेने वाली कांग्रेस वो यहां आके हमें पाठ पढ़ा रही है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए 2 बार सीआईए में ने पैसे दिए हैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं और आपको दिखा देता हूं। क्यों दिखा देता हूं अपने बीजेपी नेता का, मालवीय जी का, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए और किताब का हवाला दिया है। तो आप कैसी बातें कर रहे हो? तो ये बातें ना करो, ज्यादा ठीक है। ट्रेड डील के ऊपर बातें करते हैं, नहीं तो आपका काला चिट्ठा यही खुल जाएगा। कांग्रेस ने क्या क्या पाप किए हैं आप मुझे बताइए। सुरक्षा परिषद में स्थायी मेंबर किसने बनवाया? चाइना ने, नेहरू चाचा ने ना। नेहरू चाचा ने वहां की आर्मी को वहां खाना दिया, तब तिब्बत पार कर लिया था उन्होंने, क्योंकि उस टाइम इतनी ज्यादा बर्फ पड़ गई थी। उन्होंने यहां से मदद मांगी और चाचा नेहरू इतने बड़े दिल के हो गए। आपके जो बीके नेहरू भतीजे थे, उन्होंने कैसे पोल खोली है, चिट्ठी कैसे सौंपी थी अमेरिका में जाके वहां कि हमारी मदद कीजिए। फाइटर के जो जब हम लोग इतिहास कुड़ देंगे तो बहुत सारे एक दूसरे के काले चिट्ठे निकल कर सामने आएंगे। हालांकि इस पे हम लोग डिटेल में अभी नहीं जा सकते हैं। चूंकि सरस पटेल साहब जवाब देना भी चाहते हैं। सरस पटेल साहब और आनंद दुबे साहब के पास आऊंगा। छोटे से लक्ष्मण जी 5 सेकंड हमें ब्रेक पे जाना होगा। विजय शर्मा साहब ब्रेक पे आता हूं तो सतीश जी को भी जवाब दीजिएगा, बाकी लोगों से भी जवाब लूंगा। छोटे से ब्रेक बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं लोकसभा में, उसमें कितना दम है। ब्रेक पे जाने से पहले विजय शर्मा साहब इन सारे मामलों का जवाब दे रहे थे। विजय शर्मा साहब 5 सेकंड मांग रहे थे, क्योंकि ब्रेक पे जाना था मुझे। फटाफट अपनी बात पूरी करी, क्योंकि बहुत सारे मेहमान उनके पास जाना होगा मुझे। अब सतीश के सिंह साहब को जवाब देना चाह रहे थे। जी, सतीश जी ने ये बोला कि दाल गायब हो गई। तो भाई अब ये बताइए, आपके सवाल में ही जवाब है कि भारत सशक्त है या अमेरिका सशक्त है? इसका जवाब तो आप जान लीजिए। दूसरा इन्होंने बोले मेरे मित्र ने कि किस तरह से कमजोर है भारत। आप मुझे बताइए 1974 में न्यूक्लियर जानकारी, जो सीक्रेट जानकारी थी, वो इंदिरा गांधी पत्र लिख रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये कहां से देश सशक्त करने वाली बात है भाई? आप जानकारी साझा करने चाहते हो एक दुश्मन देश को। ठीक है, ये इनका चाल चरित्र कह रहा है। लक्ष्मण जी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। हाँ ठीक है, करिए। फिर आनंद दुबे जी के पास जाना है, बहुत ऐसे इंतजार कर रहे हैं। आप अपनी बात लक्ष्मण जी, मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने मुझे पूरे काले चिट्ठे खोलने का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काला चिट्ठा यहां से शुरू होता है कि जिस प्रधानमंत्री जी को मोरारजी देसाई जी अयूब खान को अपने सारे रॉ एजेंट्स की इंफॉर्मेशन दे दी, जिससे, क्योंकि रॉ का जो स्थापना की थी वो इंदिरा गांधी जी ने की थी और उनको यह डर था कि इंदिरा गांधी जी अभी भी रॉ के टच में है, इसलिए सत्ता से जाने के बाद भी हमारे सारे रॉ एजेंट्स की उन्होंने जो सूची थी वो पाकिस्तान के अयूब खान को दे दी और उनको वहां पर मार दिया गया था। नंबर 1। और ये जो कहते हैं ना कि जब बात निकलेगी एक बुक की, तो बात इस बुक की भी निकलेगी कि किस तरह से 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री जी जनरल नरवाने जी को एक डायरेक्टिव डिसाइसिव ऑर्डर नहीं दे पाए। क्यों ये बात जब एक बुक की जिक्र होगी इस पे भी बात होगी। तीसरी बात, किस तरह से कारगिल में पाकिस्तान हमारी की हाइट्स तक घुस जाता है और मिलिट्री इंटेलिजेंस और रॉ सोई रहती है, लेकिन बाद में निकल के आता है कि पीएमओ सोया रहता है। और तब सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। किस तरह से IC-814 को काठमांडू से हाईजैक करके अमृतसर लाया जाता है और प्रधानमंत्री जी ऑर्डर नहीं दे पाते और वहां पर हमारी कमांडो टीम तैयार होती है उसको स्टॉर्म करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कायराना सरकार उसको। आनंद दुबे जी, तो मामला बड़ा दूर तक निकल के जाएगा। दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। आनंद दुबे जी, तो मामला बड़ा दूर तक निकल कर जाएगा। आनंद दुबे जी, समस्या की जड़ जानते हैं क्या है? उनकी चोटी कब्जा रखी है। हाँ बताइए। शांत। विजय शर्मा साहब, आप सीनियर प्रवक्ता, आप एक मिनट शांत हो जाइए। आनंद दुबे जी को सुनते हैं। विजय शर्मा
आनंद साहब भाई। बात यहाँ भी निकलेगी सारे कि समस्या नवाज शरीफ की से याद जड़- सरल करने पटेल साहब एक मिनट 2015 आप बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता, सुन लीजिए, ऐसे मत करिए, फिर डिबेट ऐसे हो नहीं पाएगी फिर हमारे यहाँ। हाँ आनंद दुबे साहब। सारे समस्या की जड़ ये है लक्ष्मण भाई कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसी है। एक तरफ सरकार में 11-12 वर्षों से बैठे लोग नेहरू जी की आलोचना करते हैं, जिनको हमारे बीच से गए हुए 60 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया है। दूसरी तरफ हम इनसे 11 साल 12 साल का जब हिसाब किताब मांगते हैं तो ये बार बार घुमा के हमें 1947 से 1962-65 पे ले जाते हैं। विषय ये नहीं है। विषय क्या है, आप भी देशभक्त हो, सरकार भी देशभक्त है। जब दोनों देशभक्त हो, दोनों कह रहे हो कि भारत के संविधान की जय, भारत के लोकतंत्र की जय, तो एक दूसरे से सवाल पूछना है, एक दूसरे से बातचीत करना, संवाद करना, ये नोक झोंक और तू मैं और आलोचना में क्यों बदल जाती है? इसकी ट्रेनिंग होने की बहुत आवश्यकता है। और धुरंधर दोनों तरफ है लक्ष्मण भाई, एक कम धुरंधर है, एक ज्यादा धुरंधर, लेकिन धुरंधरों की कमी नहीं है। वहां से भी गिरिराज सिंह और कौन से निशिकांत दुबे हैं, तो यहां से भी फलाने और ढेकाने हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये जो सदन था, ये तो पूरा आपने एक प्रकार से इसको कमजोर कहूं या निष्क्रिय कहूं या असफल कहूं, आपने तो पैसा बर्बाद कर दिया। अब 1-2 दिन के बाद ये सदन समाप्त होगा, फिर एक 9 मार्च से आएगा, फिर यही होगा, फिर आएगा, फिर यही होगा, फिर आप बहस करोगे, फिर बीजेपी कांग्रेस शिवसेना आएगी। इससे क्या हल निकलेगा? हल तो जैसे आप डिबेट करवाते हो, कितनी प्यारी खूबसूरत CNBC आवाज की डिबेट शाम को 8 बजे से 8:45 या 9 बजे तक जो होती है, ऐसी डिबेट संसद में हम कब देखेंगे? इस जन्म में देखेंगे, अगले जन्म में देखेंगे या नहीं देखेंगे, हमें नहीं पता। नहीं, दरअसल एक अच्छा मौका होता है बजट पे, जब डिबेट हो रहा होता है, भाषण देना होता है, तो आप फैक्ट के साथ आइए और चीज़ों को सही से रखिए और फिर उसका सही से जवाब लीजिए। समस्या ये होता है सतीश के सिंह साहब, जब जवाब सुनने की बारी आती है तो विपक्ष निकल चुका होता है, सदन से बॉयकॉट कर चुका होता है। अरे तो भाई आप वो भी याद कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी वो भी वॉकआउट कर जाती थी। 2010 का मुझे याद है पूरा। भारतीय जनता पार्टी इतिहास बताती है तो आप लोग कहते हैं इतिहास मत बताइए। अब जब आप ही इतिहास बताने लगते हैं। नहीं, अरे भाई यही चल ही रहा है ना, इतिहास बताने का दावा। अरे बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी हुआ क्या है ये बताइए, ये डील में क्या हुआ ये बताइए। दाल रहेगा या नहीं रहेगा, डील में थानेदार रहेगा या नहीं रहेगा, फाइनल सुनिए, आप सुन लीजिए, आपने बोला है तो फाइनल डील में क्या रहेगा ये कोई आदमी यहां नहीं बता सकता, मैं तो नहीं बता सकता। तो बात ये है इसमें बताने की फाइनल डील में क्या। और एक और बात, एक मेरा सुझाव सुनिए, आपके मार्फत एक सुझाव सुनिए ना, ये वाले पर बिल्ड नहीं कर रहे। एक मेरा फाइनल सुझाव है कि अमेरिका के चलते, पहले हम अमेरिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, लेकिन आज अमेरिका के चलते इतना बड़ा ऐतिहासिक भूल होगा अगर हम रूस को नजरअंदाज करते हैं तो। ये हर्षवर्धन जी, ये सवाल है कि अगर कहीं से ये मैसेज गया रूस को कि भाई हम अमेरिका को खुश करने के चक्कर में हमसे दूरी बन रही है, तो ये तो बड़ा इस पे सवाल उठेंगे। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और सतीश जी की बात, जो रूस की सरकार के पुतिन के बाद सबसे ताकतवर मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने सतीश जी की बात सुन ली, इनकी मन की बात पहले ही सुन ली थी, और उन्होंने वहां की रूसी संसद में ये बयान दिया है। सतीश सर की बात बहुत दूर तक जाती है, वैसे देश से बाहर भी जाती है। तक गई है। ये जब मन में सोच रहे थे तभी सर्गेई लावरोव जी ने समझ लिया था। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत शानदार हैं। अभी जो हमारे राष्ट्रपति पुतिन की जो भारत यात्रा हुई है उसके बाद हमारे रिश्ते और बेहतर हुए हैं, और ये सब कुछ वो रूसी संसद में कह रहे थे। ये कोई ऐसा नहीं कि दबे छुपे कोई कन्फुस्की वाला नहीं था। निश्चित तौर पर अमेरिका भी अब चीन की ही तरह, जैसे हम चाइना को देखते हैं वैसे अमेरिका को देखना पड़ेगा। दोनों के साथ हमें स्ट्रेटेजिक और समय समय पर जो रिव्यू करने वाला है रिलेशन वो रखना पड़ेगा। कोई भी ट्रेड डील 100% परफेक्ट नहीं होती है।
लेकिन इस ट्रेड डील में बहुतायत भारत ने अपनी चीजें बचा ली हैं, विशेष करके एग्री, डेयरी और एमएसएमई को लेकर। रशियन ऑयल को लेकर दबाव साफ दिखता है, कुछ और ऐसी चीजें दिखती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें, ट्रंप जैसे आदमी से जिससे दुनिया परेशान है, नरेंद्र मोदी ने एक शानदार डील क्रैक करने में सफलता हासिल की। हाँ, सरल पटेल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब सतीश के सिंह साहब को मैं देना चाहूंगा कि सर डील में दाल है कि नहीं है, ये आपको व्हाइट हाउस जो कि अमेरिका की वेबसाइट है उसके आधिकारिक डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। बीच में लोगों ने पता नहीं कैसे दाल डाल दिया था, फिर 24 घंटे के भीतर भीतर हटा दिया। तो या तो अमेरिका की बात को मानिए या तो नहीं मानिए। जहां रूस से तेल खरीदने की बात होती है वहां अमेरिका की वेबसाइट को मान रहे होते हैं, और जहां दाल की बात होती है तो वहां अमेरिका नहीं मान रहे। तो एक तो लाइन लेनी पड़ेगी। सरल पटेल साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अरे दोनों में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर दोनों में दाल में काला हो तब क्या करेंगे? चलिए इस पर आगे डिबेट करेंगे। सरल पटेल साहब को बोलने का मौका दिया जाए। लक्ष्मण जी, दाल में काला यही है कि ऐसा लग रहा है कि वॉशिंगटन डिसाइड कर रहा है इस डील में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और भारत की साइड से बस मान लिया जा रहा है और उसको हिस्टोरिक चिल्लाया जा रहा है टीवी पर। ये मैं एक पॉइंट कहूंगा। दूसरी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि ये हिस्टोरिक शब्द का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पोस्ट पे भी किया है। एम्बेसडर जो इंडिया में यूएस को, उन्होंने भी हिस्टोरिक शब्द का इस्तेमाल किया। मैं तो यहाँ हम ही कर रहे हैं भाई, मैं तो देशभक्त हूं, मैं तो देश की बात करूंगा। हमारे मंत्री अगर प्रधानमंत्री जी छींक भी लेते हैं तो हिस्टोरिक चिल्लाते हैं। मैं तो बस उसी की बात करूंगा। मेरा कोई लेना देना नहीं है यूएस से। मैं सच्चा देशभक्त हूं। नंबर वन। नंबर टू, आप जब हम इस डील की चर्चा कर रहे हैं तो हमें 2008 की एक डील ये भी देखनी होगी कि जब 2008 में अमेरिका से वो भी मजबूत था, हम देश भी वही था, हमारा देश भी वही था। तो 2008 में जब ये वो डील हुई तो भारत एक लौता ऐसा देश बना जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की है, और अमेरिका ने उससे सिविल न्यूक्लियर डील साइन की। तब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय शर्मा जवाब दीजिए। विजय शर्मा जी 15 सेकंड में जवाब दीजिए, समय खत्म हो रहा है शो का। ठीक है सरल पटेल साहब, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, अब समय खत्म हो रहा है। विजय शर्मा जी जवाब दीजिए 15 सेकंड में। हाँ। मुझे लगता है आपने वो डील पढ़ी नहीं है। उसमें तो हमारे जो हित थे उनको तिलांजलि दे दी गई है। अरे वो तो मेरी बातें आपने बोल दी, उसमें आपने पढ़ा क्या लिखा हुआ है? भाई विजय शर्मा जी, अपनी जानकारी देंगे, पूरे बीच के लिए खोल देंगे। सरल जी सुनिए, मैं बीच पर किसी ने बोलता। लक्ष्मण जी, ये कोई तरीका नहीं है। सरल पटेल साहब, आप बोलते हैं तो सब चुप रहते हैं, आप ही बोलते रहते हैं। आपने ही पहले रूल सेट किया था। चलिए, नहीं, जब कोई बोले तो शांत रहा करिए। हमारे शो की यही खूबसूरती होती है, एक प्रवक्ता बोलते हैं, दूसरे प्रवक्ता सुन रहे होते हैं, फिर तसल्ली से समय मिलता है। लेकिन चूंकि अब समय कम है, इसलिए आप दोनों में से किसी को मैं समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।